डीएनएस देख रहे थे हम लोग कल। डीएनएस में हमने देखा था कि डीएनएस सर्वर क्यों यूज करते हैं, प्लस डीएनएस में जो डीएनएस का नेम स्पेस है उसकी क्या हायरार्की है, और डीएनएस में जो डिफरेंट डीएनएस सर्वर्स अलग अलग लेवल पे वो क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें हमें देखना है डीएनएस क्वेरीज। डीएनएस में दो तरह की क्वेरीज होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं रिकर्सिव, और दूसरी होती है, यहाँ पहले रिकर्सिव में लिख लो। रिकर्सिव क्वेरी जब हम भेजते हैं तो इसमें दो तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं से पॉजिटिव रिप्लाई या नेगेटिव रिप्लाई। दूसरा जो क्वेरी का टाइप है वो है आइटरेटिव या इटरेटिव। इसमें तीन तरह के रिस्पॉन्स पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव या रेफरल। रिकर्सिव वाली जो है ये ज्यादातर क्लाइंट टू सर्वर, जब क्लाइंट से सर्वर के लिए क्वेरी जाती है तो ये रिकर्सिव होती है, और आइटरेटिव वाली जो है वो सर्वर टू सर्वर होती है। हालांकि रिकर्सिव जो है वो सर्वर टू सर्वर भी हो सकती है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्लाइंट टू सर्वर भी पॉसिबल है और सर्वर टू सर्वर भी पॉसिबल है, लेकिन आइटरेटिव हमेशा सर्वर टू सर्वर होती है। ठीक है, तो क्वेरीज जो है वो कैसे रिजॉल्व होती है, पहले इसमें हम रिकर्सिव वाला देखते हैं, रिकर्सिव कैसे काम करता है। रिकर्सिव क्वेरी में सपोज हमारा अपना एक डोमेन है, डोमेन का नाम है, मान लो नाम थोड़ा छोटा रख लेते हैं, डोमेन का नाम है सपोज हमारे abc.com। ठीक है, अब हमारा जो डोमेन है इसमें कई सारी मशीन्स लगी हुई हैं, से स्विच है, स्विच के थ्रू हमारे पीसीस कनेक्टेड है, प्लस हमारे डोमेन में कुछ सर्वर्स भी हैं। सपोज जो पहला पीसी है इसका नाम है PC1, इसका नाम है PC2, ये सर्वर है सपोज www, ये सर्वर से FTP, और ये हमारा DNS सर्वर है, प्लस इनके IP एड्रेसेस भी हैं। पहला PC सपोज है 1.10, सेकेंड PC है 1.20, वेब सर्वर हमारा जो है ये सपोज 1.100 है, FTP सर्वर 1.200 है, DNS सर्वर का IP भी कुछ है सपोज 1.150। ठीक है,
तो हमारा जो डीएनएस सर्वर है, जब हमने कल डिस्कस किया था कि हर डोमेन का अपना एक डीएनएस सर्वर होता है, तो ये जो डीएनएस सर्वर है हमारा, ये abc.com के लिए काम कर रहा है। तो इस डीएनएस सर्वर का जो डेटाबेस होगा, इसके डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन होगी? इसके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होगी कि abc.com में जो डिवाइसेस हैं उनका नाम और आईपी एड्रेस क्या है, उनके नाम और आईपी एड्रेस की मैपिंग इस डीएनएस सर्वर के डेटाबेस में होगी। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी कि PC1 का आईपी 1.10 है, PC2 इस नाम का आईपी एड्रेस जो है वो 1.20 है, www 1.100, FTP 1.200 और इसका खुद का भी DNS 1.150। ठीक है, तो इसके डेटाबेस में इस तरीके से एंट्रीज होंगी। एंट्रीज मैनुअली भी की जा सकती है, मैनुअल एंट्रीज, और एंट्रीज जो है वो DDNS या डायनामिक DNS के थ्रू ऑटोमेटिकली भी अपडेट होती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा ये जो पीसी है, पीसी पे आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या क्या डालते हैं? पीसी का आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, डीएनएस क्या होगा। तो ये जो पीसी, इसके डीएनएस में आपने डाला होगा कि डीएनएस सर्वर का आईपी 1.150 है ना, कि अगर कोई नाम रिजॉल्व कराना है तो वो क्वेरी सर्वर को भेजो। तो सपोज ये वाला जो पीसी है, इस पीसी पे आपने ब्राउजर पे जाके या एनएस लुकअप कमांड में किसी भी तरीके से आपने क्वेरी जनरेट की, मतलब ये जो पीसी है डीएनएस सर्वर से सपोज किसी का आईपी एड्रेस जानना चाहता है, तो इसने जो क्वेरी भेजी यहां से डीएनएस सर्वर को, इसमें इसने पूछा कि सपोज pc2.abc.com इसका आईपी एड्रेस क्या है। इसने क्वेरी जनरेट की कि pc2.abc.com इसका आईपी एड्रेस क्या है। अभी क्वेरी या क्वेश्चन जो है वो हमारे डीएनएस सर्वर को मिला। डीएनएस सर्वर देखेगा कि ये जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, इस क्वेश्चन में जो डोमेन का नाम आ रहा है वो abc.com है, और मैं कौन से डोमेन के लिए काम कर रहा हूं? मैं abc.com डोमेन के लिए ही काम कर रहा हूं। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ ढूंढनी है? अपने डेटाबेस में। तो ये डीएनएस सर्वर जो है ये अपना डेटाबेस कंसल्ट करेगा, ये वाला, ठीक है, और इस डेटाबेस में सर्च करेगा कि ये एंट्री यहाँ पे है कि नहीं। तो ये एंट्री इसको मिल जाएगी यहाँ पे, ये वाली PC2 वाली, राइट। तो ये यहाँ से क्या करेगा? इसको रिस्पॉन्स वापस भेज देगा। तो इसने यहाँ से क्या किया? क्वेरी इस पीसी से आई थी, इसने इस पीसी को यहाँ से अब रिप्लाई सेंड किया, जिसमें इसने बताया कि जो रिसोर्स जिसका आप आईपी एड्रेस पूछ रहे थे उसका आईपी एड्रेस 1.10 है। क्लियर है बात? तो इसमें एक क्वेरी जनरेट हुई, क्वेरी हमारे डीएनएस सर्वर को मिली, डीएनएस सर्वर ने अपना डेटाबेस देखा और उसमें से आंसर दे दिया। तो ये किस तरीके का रिप्लाई है? पॉजिटिव, है ना, कि क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर हमारे पास था, हमने आंसर दे दिया, तो ये पॉजिटिव रिप्लाई। अब इसी में सपोज यही सेम पीसी या कोई दूसरा पीसी अगर एक क्वेरी जनरेट करे, जैसे सपोज इस वाले पीसी ने भी क्वेरी जनरेट की और इसने क्वेरी में पूछा सपोज कि www.xyz.com इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो हमारा डीएनएस सर्वर देखेगा कि ये जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है इसमें जिस डोमेन के बारे में पूछा जा रहा है वो xyz.com है, और मैं इस डोमेन के लिए काम करता नहीं हूं। या xyz मत देखो, इसमें दूसरा देखते हैं एग्जांपल, इसको हम आइटरेटिव में डिस्कस करेंगे। इसमें सपोज उसने जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन इसने पूछा सपोज कि pc3.abc.com इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो अगेन हमारे डीएनएस सर्वर ने देखा कि जिस डोमेन के लिए क्वेरी आ रही है वो abc.com है और मैं abc.com के लिए ही काम करता हूं, ठीक है। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में मैं चेक करूं
तो अगेन हमारा डीएनएस सर्वर अपना डीएनएस डेटाबेस जो है इसको चेक करेगा और इसमें ढूंढेगा कि इसमें pc3.abc.com की एंट्री है कि नहीं। pc3 इसमें है नहीं, है इसके डेटाबेस में नहीं है, तो ये यहाँ से जो रिप्लाई सेंड करेगा, क्योंकि देखो ये abc.com के लिए यही वाला डीएनएस सर्वर है जो रिस्पॉन्सिबल है, और अगर इसके डेटाबेस में एंट्री नहीं है तो किसी दूसरे डीएनएस सर्वर के पास एंट्री थोड़ी होगी, नहीं। आप जिस डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपके पास उस डोमेन की किसी रिसोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी और के पास भी नहीं होगी। तो ये यहाँ से जो रिप्लाई सेंड करेगा इसमें इसको बोलेगा कि ये रिसोर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है ना। आप जिसके लिए पूछ रहे हैं रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला आंसर मिला था ये कैसा था, ये था पॉजिटिव रिप्लाई, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। ये वाला जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है दिस इज अ नेगेटिव रिप्लाई, आप जिस रिसोर्स के बारे में जानना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन डीएनएस सर्वर के पास नहीं है। अब वो कई रीजन से नहीं हो सकती है, हो सकता है कि pc3 नाम की मशीन ही ना हो हमारे डोमेन पे, या हो सकता है मशीन है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनएस सर्वर के डेटाबेस में अपडेटेड नहीं है, तो जो भी रीजन हो, राइट। तो ये जो क्वेरी का टाइप है इसको हम कहते हैं रिकर्सिव क्वेरी, जिसमें दो ही तरह के आंसर पॉसिबल है। अगर आपने एक सवाल पूछा है तो या तो उसका पॉजिटिव रिप्लाई आएगा या नेगेटिव रिप्लाई आएगा, तीसरा कोई रिप्लाई पॉसिबल नहीं है इसमें। सेकेंड फिर इसमें जो टाइप है क्वेरी का वो है आइटरेटिव या आइटरेटिव। इटरेटिव का मतलब है आइटरेशन, सुना है आइटरेशंस, आइटरेशंस एक चीज जो बार बार होती है। प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, प्रोग्रामिंग में जब हम फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर i इक्वल टू 1 to 10 और नीचे कोड लिखा होता है, तो पहले वो 1 के लिए रन करता है, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। अगर 1 to 10 लिखा है तो 10 बार कोड रन करेगा, तो हम कहते हैं कि 10 आइटरेशंस हुए हैं। हाँ, मतलब ये 10 बार रन कर रहा है, मतलब 10 आइटरेशंस हैं। मतलब कोई भी एक काम जो है अगर वो रिपीटेडली हो रहा है बार बार तो उसको आइटरेटिव कहते हैं। अब इसमें भी सपोज हमारा जो एग्जाम्पल डोमेन है दैट इज abc.com, सेम वैसे ही जैसे पहले मशीन्स लगी थी अभी भी लगी हुई, स्विच के थ्रू PCs एंड सर्वर्स। PC1, PC2, www, FTP, DNS, देन इनके आईपी एड्रेसेस हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब इसमें फर्दर सपोज करें कि हमारा जो डीएनएस सर्वर है या ये जो नेटवर्क है हमारा, है ना, ये मतलब जरूरी नहीं कि डीएनएस सर्वर पे डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन हो, किसी भी तरीके से। ये मतलब सपोज ये हमारे डोमेन की बाउंड्री है, इधर हमारा डोमेन है, अब इस तरफ जो है वो इंटरनेट है, ठीक है। और हमारा डोमेन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब इंटरनेट पे मैंने आपको जैसे कल बताया था कि सबसे ऊपर जो डोमेन होता है वो रूट डोमेन होता है, और रूट डोमेन पे जो डीएनएस सर्वर काम करते हैं उनको हम रूट सर्वर्स कहते हैं। तो ये जो पहला सर्वर है सपोज ये रूट डोमेन का सर्वर है, ठीक है। देन रूट के नीचे आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, कॉम, edu, org, ये सब, ठीक है। तो ये वाला जो डीएनएस सर्वर है सपोज ये कॉम के लिए काम कर रहा है, और यहीं पे फिर मैंने आपको बताया था कि हर डोमेन का अपना अपना डीएनएस सर्वर होता है। जैसे ये वाला जो डीएनएस सर्वर है ये सपोज IBM के लिए काम कर रहा है, IBM.com, ठीक है।
अब सपोज रूट डीएनएस सर्वर जो है इसका आईपी है से 2.50, कॉम वाला है सपोज 3.60, आईपीएम वाला है सपोज 4.70। ठीक है, इनके अपने आईपी एड्रेसेस। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज हमारा जो पीसी है इसने क्वेरी जनरेट की, इसने डीएनएस सर्वर से पूछा कि www.ibm.com इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो अभी हमारा डीएनएस सर्वर देखिएगा कि जो क्वेरी हमें मिल रही है, इस क्वेरी में जो डोमेन आ रहा है ये ibm.com आ रहा है ना, और मैं काम कर रहा हूं abc.com के लिए, तो इस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास तो है नहीं। www.ibm.com इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, ibm.com के डीएनएस सर्वर के पास। तो ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए, आईबीएम के डीएनएस सर्वर से, है ना। लेकिन अब हमारा जो डीएनएस सर्वर है इसको ये थोड़ी पता है कि आईबीएम का डीएनएस सर्वर कौन है, क्या इसको पता है? ये दुनिया में लाखों डोमेन्स हैं, अब एक डीएनएस सर्वर अगर ये इंफॉर्मेशन स्टोर करे कि इस डोमेन के लिए ये डीएनएस काम करता है, इस डोमेन के लिए डीएनएस काम करता है, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे डीएनएस सर्वर को ये नहीं पता है कि ibm.com का डीएनएस सर्वर कौन है। ठीक है, तो इसमें ये कैसे पता करेगा आंसर, मतलब इसको क्लाइंट के बिहाफ पे ये पता करना है कि www.ibm.com का आईपी क्या है, और ये आंसर इसके पास नहीं है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, इसमें हम पहला वाला तरीका डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जब हम अपने डोमेन के लिए नहीं, किसी अदर डोमेन के लिए या किसी एक्सटर्नल या किसी बाहर के डोमेन की कोई क्वेरी रिजॉल्व करता है जब कोई डीएनएस सर्वर, तो वो दो तरीके से कर सकता है। एक तरीका इसमें होता है विच इज रूट हिंट फाइल, इसके थ्रू हो सकता है, डिफॉल्ट यही होता है। और दूसरा तरीका इसमें होता है फॉरवर्डर, इसके थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें देखेंगे। पहले हम जो देख रहे हैं वो रूट हिंट फाइल है। अब रूट हिंट फाइल क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जो रूट डोमेन है उसका अपना एक डीएनएस सर्वर होता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे रूट डोमेन का है। लेकिन रूट डोमेन के लिए जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो टोटल 13 डीएनएस सर्वर्स हैं, 13 जो रूट डोमेन के लिए काम कर रहे हैं। रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग के लिए उन्होंने कई सारे रखे हैं कि अगर रूट डोमेन का एक डीएनएस सर्वर डाउन हो गया तो बाकी 12 चल रहे हैं उनसे काम चलता रहेगा, या अगर सब भी चल रहे हैं तो कुछ क्वेरीज एक सर्वर को जाएंगी, कुछ क्वेरीज दूसरे सर्वर को जाएंगी, तो लोड बैलेंसिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ए से लेके एम तक इनके नाम होते हैं, और ये टोटल 13 रूट डीएनएस सर्वर्स जो है वो होते हैं। मतलब पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, इस तरीके से आखिरी वाला जो है वो एम, मैं दिखा रहा हूं आपको। तो टोटल 13 रूट डीएनएस सर्वर्स होते हैं। इनका नाम और इनके आईपी एड्रेसेस फिक्स नहीं, चेंज नहीं होते, हमेशा वही रहते हैं। तो जब भी आप किसी मशीन को डीएनएस सर्वर बनाते हैं, मतलब उस पर डीएनएस का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडोज सर्वर को डीएनएस सर्वर बनाइए, चाहे आप लिनक्स में डीएनएस सर्वर क्रिएट करिए, तो डीएनएस सर्वर हमने इस मशीन पे इंस्टॉल किया, डीएनएस का जो पैकेज है वो है बाइंड। जैसे एचटीटीपी सर्वर बनाना होता है तो उसका पैकेज एचटीटीपीडी है, वैसे हमें डीएनएस सर्वर बनाना तो उसके लिए बाइंड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब ये पैकेज हम बाइंड का वाला इंस्टॉल करते हैं तो हमारे डीएनएस सर्वर पे एक फाइल क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये रूट हिंट फाइल है। ठीक है, अब इस रूट हिंट फाइल में क्या होता है, रूट सर्वर्स का हिंट होता है ना, इसलिए इसको रूट हिंट फाइल कह रहे हैं, जिससे हमें रूट सर्वर का हिंट मिल जाता है। हिंट मतलब इस तरीके से कि जो हमारा ए वाला रूट सर्वर है इसमें आईपी लिखी होगी कि उसका आईपी 2.50 है, जो बी वाला रूट सर्वर है ना, उसका आईपी जो भी हो वटेवर 2.60 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। समझ में आ रही है कि रूट हिंट फाइल में क्या होगा। तो हमारा जो डीएनएस सर्वर है, जब इसको ये वाली क्वेरी मिली ibm.com वाली, तो इसको ये पता करना है कि www.ibm.com का आईपी क्या है। तो उसको पता है मैं इस डोमेन के लिए काम नहीं करता हूं, तो ये क्या करेगा, ये अपनी रूट हिंट फाइल पढ़ेगा और इस रूट हिंट फाइल में से किसी भी एक रूट डीएनएस सर्वर को यूज कर लेगा। जैसे इसने पहला वाला मान लो उठाया, तो इसने यहां से क्या किया कि इसको जो क्वेरी मिली थी, ये क्वेरी इसने यहां से उठाई और ये क्वेरी इसने रूट डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड कर दी यहां से। मतलब ये क्वेश्चन इसने उठाया और इस रूट डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड कर दिया, सेम क्वेश्चन कि भाई www.ibm.com
IBM.com का आईपी क्या है। अब हमारा जो रूट डीएनएस सर्वर है, क्या इसके पास ये आंसर है? रूट डीएनएस सर्वर के पास क्या होता है? जो आपका रूट डीएनएस सर्वर होता है, कल मैंने आपको बताया था, उसको ये पता होता है कि टॉप लेवल डोमेन्स के डीएनएस सर्वर्स कौन है ना। जो रूट डीएनएस सर्वर, उसको ये पता होता है कि कॉम का डीएनएस सर्वर 3.60 है ना, या ईडीयू का डीएनएस सर्वर 3.70 है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है रूट डीएनएस सर्वर के पास। फिर जो कॉम वाला डीएनएस सर्वर होता है, इसको क्या पता होता है कि वो सारे डोमेन्स जो कॉम के अंदर रजिस्टर हुए हैं, जैसे IBM.com, तो IBM के डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है, या HCL.com, तो HCL के डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है, ये इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। और फाइनली जैसे यहाँ पे अब IBM वाला है, IBM वाले के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी कि IBM डोमेन में जो भी डिवाइसेस हैं उनके नाम और आईपी एड्रेसेस क्या है। तो ये यहाँ पे होगा कि www.ibm.com का आईपी 4.70 है ना, यानी सॉरी 4.70 तो डीएनएस है, मान लो 4.80 है ना, यहाँ से ftp.ibm.com का आईपी 4.90, इस तरीके से इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। तो इसने जब क्वेरी पूछी हमारे पीसी ने, ये वाली यहाँ से, जो इसने रूट डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड किया, तो रूट डीएनएस सर्वर देखेगा कि इसमें जो क्वेरी आ रही है, ये जो क्वेरी मुझे मिल रही है, इसमें जो टॉप लेवल डोमेन है वो कौन सा है, कॉम। ये आंसर उसके पास नहीं है कि www.ibm.com का आईपी क्या है, लेकिन वो देख रहा है कि ये जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है इसमें जो टॉप लेवल डोमेन है वो कॉम का है। तो ये जो आंसर यहां से भेजेगा, दैट आंसर विल बी ए रेफरल, है ना। थोड़ा हौच पौच हो गया है, लेकिन ये आंसर जो भेजेगा, ये आंसर में बोलेगा कि अपना जो क्वेश्चन है वो कॉम के डीएनएस सर्वर से पूछो जिसका आईपी 3.60 है। और उसने क्या किया, उसको एक रेफरल दे दिया कि भाई तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो अपना क्वेश्चन कॉम वाले डीएनएस सर्वर से पूछो, वो शायद बता सके। तो हमारा जो डीएनएस सर्वर था, इसको पता चल गया कि कॉम का डीएनएस सर्वर कौन है। अब इसने यही सेम क्वेश्चन जो था ये यहां से फॉरवर्ड किया कॉम के डीएनएस सर्वर को, ठीक है। अब कॉम का जो डीएनएस सर्वर है वो देखेगा कि जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है इसमें जो फर्स्ट लेवल डोमेन आ रहा है वो ये है आईबीएम। अब कॉम वाले को ये पता है कि आईबीएम का डीएनएस सर्वर कौन है ना। तो कॉम वाला जब यहां से आंसर भेजेगा इसको वापस, तो अगेन ये एक रेफरल होगा। ये जिसको आंसर भेजेगा ये बोलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आईबीएम के डीएनएस सर्वर से पूछो जिसका आईपी एड्रेस 4.70 है। तो हमारे डीएनएस सर्वर को पता चल गया कि IBM.com का डीएनएस सर्वर कौन है। तो अब फाइनली ये यहां से क्वेरी सेंड करेगा IBM के डीएनएस सर्वर को, और क्वेश्चन पूछेगा भाई कि भाई www.ibm.com इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो अब IBM का जो डीएनएस सर्वर है ये अपना डेटाबेस चेक करेगा। अगर डेटाबेस में एंट्री मिल गई तो पॉजिटिव रिप्लाई भेज देगा, अगर नहीं मिली तो नेगेटिव रिप्लाई भेज देगा कि रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना। तो फाइनली क्योंकि ये एंट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, तो ये आंसर यहाँ से भेजेगा जिसमें बता देगा कि आईपी एड्रेस जो है www.ibm.com का वो 4.80 है। तो इसमें कितनी तरह के रिस्पॉन्स पॉसिबल है, पॉजिटिव रिप्लाई हो सकता है, नेगेटिव रिप्लाई हो सकता है, या रेफरल हो सकता है। कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमने कहा कि क्वेश्चन किसी और से पूछो, इससे पूछो, ठीक है। तो अदर डोमेन की क्वेरीज जो है वो इस तरीके से रिजॉल्व होती हैं रूट इन फाइल के थ्रू। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? अब इसमें फिर एक चीज और होती है, जब हमारे डीएनएस सर्वर को ये आंसर मिल गया तो डीएनएस सर्वर्स क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर्स जो है ये एक लोकल कैश मेंटेन करते हैं। डीएनएस सर्वर को जब ये आंसर मिल जाएगा तो ये अपनी लोकल कैश में एंट्री स्टोर कर लेगा जो आंसर इसको मिला है कि भाई www.ibm.com इसका आईपी एड्रेस जो है वो 4.80 है, ताकि
आप सपोज करो कि थोड़ी देर बाद इस वाले पीसी ने यहां से क्वेरी भेजी और इसने भी सेम यही क्वेश्चन पूछा कि www.ibm.com का आईपी क्या है, तो इसको फिर वही पूरा प्रोसेस करना पड़ जाएगा। वैसे रूट इन फाइल देखेगा, रूट सर्वर से पूछेगा, फिर कॉम से, फिर आईबीएम से। तो इसमें क्योंकि वो एक बार ये नाम रिजॉल्व करा चुका है और वो इस इंफॉर्मेशन इसने अपने लोकल कैश में स्टोर कर ली, तो जब सेकंड पीसी से क्वेरी आएगी तो किसी से पूछेगा नहीं, अपनी कैश में ये इंफॉर्मेशन देखेगा और यहीं से उठा के आंसर दे देगा, तो सेकंड क्वेरी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। प्लस आपका जो पीसी है, पीसी जिसको ये आंसर मिला है, पीसी भी लोकल कैश क्रिएट करता है। मतलब जो आंसर पीसी को मिला, पीसी भी आंसर स्टोर कर लेगा कि www.ibm.com इसका IP 4.80 है। पीसी ने क्यों किया? अब इसी पीसी पे सपोज अगर आप एक दूसरी विंडो खोलें और वहां पे फिर आईबीएम ओपन करें, है ना, तो पीसी को क्या करना पड़ेगा? डीएनएस सर्वर को फिर क्वेरी भेजनी पड़ेगी। तो अगर उसने कैश में स्टोर कर रखा है तो सेकंड टाइम उसको भी क्वेरी भेजने की जरूरत नहीं, वो अपने लोकल कैश से उठा के देख लेगा। लेकिन कैश में ये जो आंसर पड़े हैं ये परमानेंटली नहीं रहते हैं। जब भी हमें डीएनएस सर्वर आंसर भेजता है, जैसे ये आईबीएम वाले डीएनएस सर्वर ने जब हमें ये वाला आंसर यहाँ पे भेजा था, ठीक है, तो हर आंसर का अपना एक टाइम टू लिव होता है, टीटीएल। ठीक है, और ये सर्वर पे ही सेट होता है। जैसे अगर इस आंसर का या इस रिकॉर्ड का टाइम टू लिव अगर 5 मिनट है, 5 मिनट्स, तो ये आंसर 5 मिनट के लिए वैलिड है। मतलब डीएनएस सर्वर या डीएनएस क्लाइंट इस आंसर को अपनी कैश में सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टोर कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद ये आंसर उनकी कैश से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गई क्वेरीज दोनों, आइटरेटिव और रिकर्सिव? रिकर्सिव में अभी आपने ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि टीटीएल अगर 5 मिनट का है तो रिकॉर्ड 5 मिनट के लिए वैलिड है। जो एडमिनिस्ट्रेटर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा है वो टीटीएल डिसाइड करता है। डिफॉल्ट जो है वो शायद आधे घंटे का होता है, हाफ एन आवर, चेंज कर सकते हैं उसको। सारे रिकॉर्ड्स के लिए एक ही टीटीएल रख सकते हैं या अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग टीटीएल रख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें हमने कहा कि अगर बाहर के डोमेन की क्वेरी रिजॉल्व करनी है तो उसका एक तरीका है रूट इन फाइल, एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था फॉरवर्डर। फॉरवर्डर वाले पे जाने से पहले एक दूसरी चीज देख लो तो फॉरवर्डर समझ में आएगा। अभी तक हमने बात किया कि जो डीएनएस सर्वर है वो किसी डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर डीएनएस सर्वर किसी ना किसी डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे वो डीएनएस सर्वर जो abc.com में काम कर रहा है वो abc.com के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ibm.com में काम कर रहा है वो ibm.com के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ ऐसे डीएनएस सर्वर्स होते हैं जो किसी भी डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। देखो, एक डीएनएस सर्वर अगर रिस्पॉन्सिबल है भी या ऑथराइज्ड है भी किसी डोमेन के लिए तो किसी एक ही डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एक डीएनएस सर्वर जो है वो abc.com के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप उससे abc.com के अलावा किसी भी दूसरे डोमेन के बारे में पूछेंगे तो वो आंसर तो उसके पास है नहीं। वो रूट इन फाइल के थ्रू पता करके बताएगा आपको कि क्या आंसर है, और जो आंसर मिलेगा उसको लोकल कैश में स्टोर कर लेगा। तो कुछ डीएनएस सर्वर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, कैशिंग ऑनली। लेकिन हम मास्टर और स्लेव मतलब ऑथराइज्ड डोमेन वाले भी देखेंगे डीएनएस सर्वर्स। कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर क्या होता है? कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर में ये होता है कि एक डीएनएस सर्वर है। डीएनएस सर्वर होने का मतलब है कि इस पे आपने डीएनएस का पैकेज इंस्टॉल किया है, ठीक है, लेकिन ये डीएनएस सर्वर किसी भी डोमेन के लिए काम नहीं कर रहा, ना abc.com ना xyz.com, किसी के लिए भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, बस ये है कि ये डीएनएस सर्वर जो है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसके पास अपनी रूट इन फाइल है। इसकी रूट इन फाइल में रूट सर्वर्स का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अब इस तरफ आपका ये रूट का डीएनएस सर्वर
देन बाकी जो भी हैं, कॉम का डीएनएस सर्वर, ईडीयू का डीएनएस सर्वर एंड सो ऑन। फिर कॉम के नीचे आईबीएम, एचसीएल, फलाना फलाना जो भी है। ये इंटरनेट पे हायरार्की है डीएनएस सर्वर्स की। अब इसमें यह है कि कोई भी क्लाइंट अगर इस डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेजता है, जैसे इस क्लाइंट ने भी पूछा कि www.ibm.com का आईपी क्या है, तो ये ibm.com के लिए तो काम करता नहीं है। क्या करेगा? रूट हिंट फाइल यूज करेगा, आंसर पता करेगा, है ना, वैसे ही रेफरेंस के थ्रू। और जो आंसर मिलेगा ये कैश मेंटेन करता है बाकी डीएनएस सर्वर्स की तरह। जो आंसर मिलेगा उसको ये अपनी लोकल कैश में स्टोर कर लेगा कि www.ibm.com इसका आईपी वट जो भी है। फिर किसी दूसरे पीसी ने सपोज अगर इससे पूछा कि www.google.com इसका आईपी क्या है, फिर वैसे ही पता करेगा और आंसर अपनी लोकल कैश में स्टोर करता जाएगा। मतलब उधर क्लाइंट को आंसर भी दे रहा है और साथ में आंसर कैश में स्टोर भी कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इसको क्वेरीज मिलती जाएंगी इसकी कैश बिल्डअप होती जाएगी। मतलब अब अगर जैसे इसके कैश में 2 एंट्रीज पड़ी हैं, अब अगर कोई क्लाइंट इससे पूछे कि google.com का आईपी क्या है, तो ये कैश से उठा के आंसर दे देगा। कैशिंग ऑनली इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ कैश से आंसर देता है, उठा के पता करता है, कैश में आंसर स्टोर करता है। मतलब जो नॉर्मल डीएनएस सर्वर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी सारे डोमेन्स को रूट हिंट फाइल से पता करके बताते हैं। और इसके साथ क्या है कि ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इससे आप किसी के लिए भी पूछोगे तो ये रूट हिंट फाइल से ही पता करके बताएगा और आंसर कैश में स्टोर करेगा, राइट। तो ये जो आप यूज करते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में और इंडिया में एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, तो एयरटेल वाले कहते हैं कि आप हमारा डीएनएस सर्वर यूज करो 202.56.215, राइट। ये एयरटेल का कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर है। मतलब जितने भी आईएसपीज होते हैं जो इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं वो कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर बना के रखते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ऐसे आप बीएसएनएल का अगर कनेक्शन लोगे तो बीएसएनएल वालों का अपना है, मुझे आईपी ध्यान नहीं है, 69 डॉट समथिंग समथिंग होता है कुछ, ठीक है। या फिर इंटरनेट पे कुछ पब्लिक डीएनएस सर्वर्स है, जैसे गूगल जो है, गूगल ने इंटरनेट पे कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर बना रखा है जो आप यूज करते हैं। ये आप यूज करते हैं 8.8.8.8 8.8 4.4, ये भी कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर्स है। मतलब ये किसी डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसर पता करते हैं, लोकल कैश में स्टोर करते हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। मतलब आप इनको क्वेरी भेजिए, ये क्या करेंगे, आपके बिहाफ पे पता करके आपको बताएंगे। जो कल मैं आपसे बात कह रहा था कि अगर आप google.com का आईपी पता करना चाहते हैं तो आंसर किसके पास है, google.com के डीएनएस सर्वर के पास। या facebook.com का आईपी पता करना चाहते हैं तो आंसर facebook.com के डीएनएस सर्वर के पास है। तो आप तो अपनी सारी क्वेरीज एक ही डीएनएस सर्वर को भेज रहे हैं 8.8.8.8, तो क्वेरी रिजॉल्व कैसे हो रही है ना। ये अपनी कैश में अगर आंसर है तो वहीं से उठा के दे देगा, नहीं है तो ये आपके बिहाफ पे पता करेगा और फिर आपको बताएगा। तो हमें क्वेरी एक ही डीएनएस सर्वर को भेजनी है, अब उसका काम है कि वो आगे पता करे, चाहे जैसे पता करे। समझ में आ गया ये कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर क्या है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो क्लाइंट्स हैं ये हमारे कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर को क्वेरीज भेज रहे हैं, वैसे इसमें क्या हो सकता है कि एक डीएनएस सर्वर जो है वो भी किसी दूसरे डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेज सकता है। जैसे अभी जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा डोमेन है abc.com, जहां पे कई सारी हमारी मशीनें लगी हुई हैं प्लस हमारा डीएनएस सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, abc.com का डीएनएस सर्वर है। अब इस तरफ ये आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पे इधर हमने अभी डिस्कस किया था कि रूट डोमेन का डीएनएस सर्वर, देन कॉम का डीएनएस सर्वर, देन आईबीएम का डीएनएस सर्वर, फलाना फलाना। अब यहीं पे इंटरनेट पे ये कैशिंग ओनली सर्वर्स भी काम कर रहे हैं, जैसे ये वाला 8.8.8.8, ये भी इंटरनेट पे कैशिंग ओनली है, ठीक है। तो अभी ये था कि ये जो क्लाइंट है अगर ये यहां से क्वेरी भेजे कि भाई www.ibm.com इसका आईपी क्या है, तो हमारे डीएनएस सर्वर पे क्या था, रूट हिंट फाइल थी,
ये इस रूट हिंट फाइल को यूज कर रहा था और क्वेरी पहले रूट डीएनएस सर्वर को, फिर कॉम को, फिर आईबीएम को भेज रहा था और उसे पता कर रहा था। दूसरा तरीका क्या है, हम अपने इस डीएनएस सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉरवर्डर। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने गए और हमने लिखा कि जो फॉरवर्डर है उसका आईपी 8.8.8.8 है। तो अब क्या होगा, ये जो डीएनएस सर्वर है इसको जब abc.com के अलावा किसी भी दूसरे डोमेन की क्वेरी मिलेगी, बाहर के डोमेन की, तो ये फॉरवर्डर में जो आईपी लिखी है इस आईपी एड्रेस पे ये क्वेरी फॉरवर्ड कर देगा इसको, है ना। मतलब बजाय कि वो रूटिन फाइल से पता करे 3 बार में, उसने क्वेरी इसको भेज दी। अब इसके साथ क्या है कि इसकी कैश अपडेटेड अगर है, जो कि होगी क्योंकि बहुत यूज होता है डीएनएस सर्वर, तो इसकी कैश में आईपी पड़ा होगा आईबीएम वाला, तो यहां से इसको आंसर एक बार में मिल जाएगा। मतलब ऐसे 3 बार में पता चलता है ना, पहले एक से पूछता है रेफरल मिलता, फिर दूसरे से पूछता है रेफरल मिलता। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें जो आंसर है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा आपका, अगर कैश में आंसर पड़ा है तो। बात समझ में आ रही है? तो फॉरवर्डर के थ्रू अगर हम फॉरवर्डर यूज करें, जिसका मतलब क्या है, जो क्वेरी हमें मिली है वो हम किसी दूसरे डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड कर देते हैं कि तुम बताओ। अगर उसकी कैश में आंसर पड़ा है तो बता देगा, अगर उसकी कैश में आंसर नहीं पड़ा है तो फिर ये पता करेगा। मतलब हम नहीं करेंगे, वो पता करेगा अपनी रूट हिंट फाइल के थ्रू। उस कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर के पास भी तो रूट हिंट फाइल है ना। तो आइटरेटिव में जो हम बात कर रहे थे कि आइटरेटिव, जो मैंने वहां पे लिखा था कि इटरेटिव या आइटरेटिव क्वेरी जो है वो सर्वर टू सर्वर होती है, लेकिन जो रिकर्सिव क्वेरी है वो क्लाइंट टू सर्वर भी हो सकती है और सर्वर टू सर्वर भी हो सकती है। जैसे यहां पे ये जो क्वेरी जो क्लाइंट ने हमारे डीएनएस सर्वर को भेजी, कैसी क्वेरी है ये? नहीं नहीं, क्लाइंट टू सर्वर तो है, लेकिन क्या है, रिकर्सिव है। मतलब जो हमारा डीएनएस सर्वर है ये क्लाइंट को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर देगा, और अब ये जो क्वेरी यहां से इस फॉरवर्डर को गई है ये सर्वर टू सर्वर है ना, लेकिन इसमें भी दो ही पॉसिबल रिप्लाईज हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसमें रेफरल नहीं आएगा। तो रिकर्सिव जो है वो क्लाइंट टू सर्वर भी हो सकती है और सर्वर टू सर्वर भी हो सकती है, लेकिन जो आइटरेटिव है रेफरल वाली वो कभी भी क्लाइंट टू सर्वर नहीं होगी। मतलब जो, हाँ, वो हमेशा सर्वर टू सर्वर होगी, क्योंकि जो सर्वर है वो क्लाइंट को रेफरल नहीं देता है कि तुम भाई पता कर लो। सर्वर जो है वो दूसरे डीएनएस सर्वर को ही रेफरल भेजता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वेरीज, डीएनएस में कौन सी क्वेरीज होती हैं और वो कैसे रिजॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है फिर इसमें आपके डीएनएस में डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स। डीएनएस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बहुत हैविली यूज होता है। आपका पूरा इंटरनेट डीएनएस पे ही टिका हुआ है, नेम बेस्ड रेजोल्यूशन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम कैसे रिजॉल्व होते हैं। डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स का मतलब यह है कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि डीएनएस सर्वर जो है वो अपना एक डेटाबेस बनाता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन वो हमने बहुत सिंप्लीफाइड बनाया था कि डेटाबेस में नाम और आईपी एड्रेस होंगे। सिर्फ इतना नहीं होता है, डीएनएस सर्वर का जो डेटाबेस होता है उसमें कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरह के, जिनको हम रिसोर्स रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो इनको हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहला है आपका, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एसओए, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। किसी भी डीएनएस डेटाबेस में ये फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड इन डीएनएस डेटाबेस और डीएनएस जोन। ये जो रिकॉर्ड है इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं। जैसे पहला फील्ड जो है
दैट इज क्या कह रहे दोस्तों, सीरियल नंबर ही लिख लो पहले, हालांकि सीरियल नंबर बाद में होता है। प्राइमरी डीएनएस सर्वर, responsible person, serial number, refresh interval, retry interval, expiry time, minimum TTL। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो इस स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड में होती है। लिख लिया। सेकंड फिर आपका जो रिकॉर्ड है दैट इज नेम सर्वर रिकॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट में एनएस रिकॉर्ड कहते हैं। provides the name of DNS servers working for the domain। Third one is mail exchanger, जिसको हम कहते हैं MX रिकॉर्ड। provides the name of mail servers working for the domain। रिकॉर्ड्स और भी हैं लेकिन वो हम आज नहीं लिख रहे हैं, वो कल लिखेंगे आगे की रिकॉर्ड्स। पहले जो 3 है ये मैं दिखा दूं आपको। लिख लिया मेल एक्सचेंजर। ओके, अगेन हम विंडोज पे कर रहे हैं लेकिन लिनक्स पे भी सेम ऐसे ही चलेगा। एनएस लुकअप ही यूज करना है हमें। जब आप ये करते हो एनएस लुकअप, जैसे हमने कल किया था, कल हम कुछ इस तरह के यूज कर रहे थे एनएस लुकअप कि www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है, या www.facebook.com का आईपी क्या है ना। अब इसमें ये तो अलग तरह का रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड या होस्ट रिकॉर्ड मिल रहा है हमें जो मिल रहा है। अगर हम किसी डोमेन का स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड या मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं और उससे क्या पता चलता है।
तो उसके लिए आपको एनएस लुकअप इंटरैक्टिव मोड में चलाना पड़ेगा। तो हमने किया एनएस लुकअप एंटर, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे किया, आप जिस तरह का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं, हमने लिखा सेट टाइप इज इक्वल टू एसओए, कि हम एसओए रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। अब जिस डोमेन का एसओए रिकॉर्ड देखना है उसका नाम, जैसे हमने लिखा से www नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ डोमेन का नाम आना है। तो हमने लिखा google.com। अब इसमें देखो यार आपको एसओए रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन, प्राइमरी नेम सर्वर। प्राइमरी नेम सर्वर का मतलब होता है कि google.com जो है, हम कह रहे हैं कि डीएनएस सर्वर है जो google.com के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन google.com में एक डीएनएस सर्वर नहीं, कई सारे हैं। तो उनमें से कौन सा डीएनएस सर्वर है जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स होते हैं। जो मेन होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, बाकी सेकेंडरी होते हैं। या लिनक्स में हम मास्टर और स्लेव कहते हैं कि एक मास्टर होता है, बाकी स्लेव होते हैं। तो जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है इनका, उसका नाम है ns2.google.com, है ना। किसका नाम है? google.com के प्राइमरी डीएनएस सर्वर का। रेस्पॉन्सिबल पर्सन में आता है कि अगर आप डीएनएस सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर को मेल भेजना चाहते हैं तो कौन है जो डीएनएस सर्वर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जनरली इसी तरह के नाम होते हैं और इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। मतलब मेल आईडी क्या इस तरह की सही है, dns-admin.google.com, या कई जगह hostmaster.facebook.com ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आ रहा है, ये आ रहा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से पता चलता है, जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर का अपना एक वर्जन नंबर होता है, कि जैसे आपका रेड हैट ही है 6.0, 6.1, 6.2, 7.0। तो वर्जन नंबर से क्या पता चलता है आपको? जैसे आप दो वर्जन नंबर कंपेयर करें 6.5 और 7.1, तो आपको पता है कि 7.1 वाला ज्यादा लेटेस्ट है। तो वैसे इसमें क्या होता है कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाते हैं, तो जो सेकेंडरी सर्वर है वो, उसके पास डीएनएस डेटाबेस की रीड ओनली कॉपी होती है, और वो डेटाबेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइमरी सर्वर से डाउनलोड करता है, ठीक है। तो शुरू में सपोज करो कि दोनों का सीरियल नंबर 0 था, आपने प्राइमरी सर्वर पे चेंजेस किए और उसका सीरियल नंबर, वैसे विंडोज में तो ऑटोमेटिक बढ़ता है वो, जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं, सीरियल नंबर 1 बढ़ जाता है। सपोज करो कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर पे सीरियल नंबर 50 हो गया, सेकेंडरी पे 0 ही पड़ा हुआ है। अब जब वो चेक करेगा तो देखेगा उसका सीरियल नंबर 50 है, मेरा 0 है, मतलब उधर चेंजेस हुए, तो बोलेगा जोन ट्रांसफर करो, डेटाबेस मुझे भेजो। डेटाबेस ट्रांसफर होगा, दोनों तरफ सीरियल नंबर 50 हो जाएगा। फिर आप प्राइमरी पे चेंजेस करोगे, उसका सीरियल नंबर बढ़ के 60 हो गया मान लो, ये देखेगा उसका 60 है, मेरा 50 है, मतलब अगेन डेटाबेस चेंज हुआ है। तो सीरियल नंबर से वो पहचानता है कि डेटाबेस चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर का जो फॉर्मेट है, ये तो ऐसे ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके फॉर्मेट में हम किसी दूसरे डोमेन के लिए देखें, अगर जैसे से yahoo.com के लिए, तो इसमें देखो डेट के साथ होता है फॉर्मेट। लिनक्स में भी हम ऐसे यूज करते हैं। अब ये याहू के लिए बता रहा है कि याहू का प्राइमरी सर्वर ns1.yahoo.com है, ये उनके रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम है। अब ये सीरियल नंबर देख रहे हो 2015, 12, 8, मतलब ये जो डीएनएस सर्वर इन्होंने 8 दिसंबर 2015 को अपडेट किया है डेटाबेस, सीरियल नंबर 4, है ना। तो ये सीरियल नंबर इस तरीके से हम देखते हैं। फिर ये जो आ रहा है रिफ्रेश इंटरवल, ये सेकंड्स में आता है, 3600 सेकंड्स, आगे इन्होंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 1 आवर। तो 3600 सेकंड, ये रिफ्रेश इंटरवल क्या है? रिफ्रेश इंटरवल ये होता है कि जो सेकेंडरी सर्वर है वो कितनी कितनी देर में प्राइमरी सर्वर को कांटेक्ट करेगा, ये जानने के लिए कि डेटाबेस अपडेट हुआ है कि नहीं। समझ में आ रही है? तो प्राइमरी जो सेकेंडरी सर्वर है, रिफ्रेश इंटरवल अगर 1 घंटे का है, तो सेकेंडरी सर्वर हर 1 घंटे पे प्राइमरी सर्वर को कांटेक्ट करेगा कि मुझे बताओ कि डेटाबेस में चेंजेस हुए हैं कि नहीं, मुझे अपना सीरियल नंबर बताओ, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड भेजो मुझे, ठीक है। रिट्राई इंटरवल ये है कि अगर वो रिफ्रेश इंटरवल पे कांटेक्ट नहीं कर पाया तो उसके बाद दोबारा कब करेगा। जैसे सपोज उसने दोपहर 1 बजे कांटेक्ट किया, फिर कब करेगा? दोपहर 2 बजे, फिर 3 बजे। लेकिन 3 बजे जब उसने कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, है ना, नेटवर्क डाउन था या जो भी इशू था। तो रिफ्रेश इंटरवल के हिसाब से तो अब उसको 4 बजे करना चाहिए, लेकिन जब वो 3 बजे कांटेक्ट नहीं कर पाया तो टाइम लैग ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर वो रिट्राई इंटरवल यूज करेगा। और अगर 3 बजे कांटेक्ट नहीं कर पाया तो उसके 5 मिनट बाद, 3:05 पे, 3:10 पे, 3:15 पे, जब तक कांटेक्ट ना हो जाए, हर 5-5 मिनट पे ट्राई करेगा, ठीक है।
नीचे जो आ रहा है फिर आपका एक्सपायरी इंटरवल, इसमें 21 डेज है। एक्सपायरी इंटरवल का मतलब है कि अगर वो प्राइमरी सर्वर को कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है ना, मतलब पहले 1-1 घंटे पे करता था, नहीं हो पाया तो 5-5 मिनट पे करने लगा, लेकिन कब तक करेगा ऐसा? 21 दिन तक। अगर ये 21 डेज है, आप पे आप कितना रखना चाहते हैं? जैसे इसमें इनके पास जो एक्सपायरी है वो 30 मिनट का है, गूगल में 30 मिनट्स ओनली। तो मतलब अगर इनके हिसाब से 30 मिनट में नहीं कर पाया, उनके हिसाब से 21 दिन तक अगर नहीं कर पाया, तो उसकी जोन या डेटाबेस एक्सपायर हो जाएगा सेकेंडरी सर्वर का। मतलब अपने डेटाबेस को यूज करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास खुद की तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, वो प्राइमरी सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहा था। अब वो प्राइमरी सर्वर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि प्राइमरी सर्वर अभी भी काम कर रहा हो, ये नेटवर्क से बाहर हो गया हो, है ना। तो अगर उधर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अब इसको मिल नहीं रहे, है ना, तो वो अपनी डेटाबेस एक्सपायर कर देगा और क्लाइंट रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। ये जो है फिर आपका डिफॉल्ट एटीएल है ना। डिफॉल्ट कर लेना, उसका मिनिमम लिखा था डिफॉल्ट एटीएल। डिफॉल्ट एटीएल वही है जो रिकॉर्ड्स में बता रहा था कि कितने टाइम के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए टीटीएल सेट नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला टीटीएल यूज होगा रिकॉर्ड्स के लिए, कि आप जो भी डीएनएस सर्वर में रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं उनका टीटीएल 10 मिनट का होगा। ठीक है, तो ये था एसओए रिकॉर्ड, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड जो आपका रिकॉर्ड है एनएस। एनएस रिकॉर्ड ये बताता है कि किसी डोमेन में कौन से सर्वर हैं जो एज ए डीएनएस सर्वर काम कर रहे हैं। जैसे हम जानना चाहते हैं कि google.com जो डोमेन है, इसमें कौन कौन से सर्वर हैं जो एज ए डीएनएस सर्वर काम कर रहे हैं। तो अब हमने यहां से किया सेट टाइप इज इक्वल टू एनएस, कि हम एनएस रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। और अब हमने डोमेन का नाम लिखा google.com। जो नाम देख रहे हो NS1, मतलब अगर ऊपर से देख रहे हो तो NS4.google.com, NS2.google.com, NS1.google.com, NS3.google.com, ये गूगल के डीएनएस सर्वर्स का नाम आ रहा है ना। ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखे yahoo.com, तो ये याहू के डीएनएस सर्वर्स का नाम आ रहा है। ये डीएनएस सर्वर्स हैं जो yahoo.com डोमेन के लिए काम करते हैं। समझ में आया एनएस रिकॉर्ड क्या बताता है? देन मेल एक्सचेंजर वाला आपका जो है, अगर वो देखना हो तो सेट टाइप इज इक्वल टू mx, कि अब हम मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड ये बताता है कि किसी डोमेन में कौन से सर्वर्स हैं जो एज ए मेल सर्वर काम कर रहे हैं। जैसे हम जानना चाहते हैं कि google.com में कौन सा सर्वर है जो एज ए मेल सर्वर काम करता है। google.com, अभी जो नाम आ रहे हैं इसमें ये alt4.aspmx.l.google.com, aspmx.l.google.com, ये सब गूगल के मेल सर्वर्स हैं। yahoo.com तो एक gmail.com जो एलियास होता है बेसिकली, वो भी आगे डिस्कस करेंगे एलियास वाला रिकॉर्ड। ये याहू के mta5.am0.yahoo.dns.net एंड सो ऑन। मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड कहाँ यूज होता है? जैसे आपका ईमेल अकाउंट जो है सपोज जीमेल पे है, आप जिसको मेल भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट याहू पे है। आप जब मेल भेजेंगे तो सेंडर मेल आईडी में आपकी मेल आईडी जाएगी, रेसिपिएंट मेल आईडी में आप जिसको मेल भेज रहे हैं याहू वाले की उसकी जाएगी। जैसे सपोज deepak@gmail.com मेल भेज रहा है vijay@yahoo.com को, तो आपका अकाउंट क्योंकि जीमेल पे है तो आपकी मेल पहले कहां जाएगी? जीमेल के मेल सर्वर पे या गूगल के मेल सर्वर पे। अब गूगल का मेल सर्वर देखेगा कि मेल जिसको भेजी जानी उसका मेल अकाउंट याहू पे है, जिसका मतलब है कि ये मेल मैं किसको भेज दूं? याहू के मेल सर्वर को। अब गूगल को क्या पता कि याहू का मेल सर्वर कौन है, तो वो क्या करेगा? जो गूगल का मेल सर्वर है वो डीएनएस क्वेरी जनरेट करेगा जैसे हम कर रहे हैं, और वो एमएक्स रिकॉर्ड के थ्रू पता करेगा कि याहू का मेल सर्वर कौन है। बात समझ में आ रही है? तो जब उसको यहां से पता चलेगा कि याहू का मेल सर्वर ये है, तो वो मेल याहू के मेल सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा, है ना। मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं। जब एक मेल सर्वर को किसी दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजनी होती है तो मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता करता है कि उस डोमेन का मेल सर्वर कौन है। राइट, बाकी रिकॉर्ड्स कल फिर डिस्कस करेंगे आगे।